हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सूर्यकांत चतुर्वेदी आपका बायोहिस्ट्री आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम जिस टॉपिक को लेके चलेंगे उस टॉपिक का नाम है 1885 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक की कार्यप्रणाली के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वह है उदारवादी युग। कौन सा युग है बेटा? उदारवादी युग। 1885 से लेकर 1905 तक का जो युग है वह कहलाता है उदारवाद के नाम से जाना जाता है। आप पढ़ रहे हैं आपके कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर 6 के अंदर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम उदारवाद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कांग्रेस ने 1885 ईस्वी से 1905 तक के युग को उदारवादी युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? उदारवादी युग कहा जाता है। 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का जो युग है वो क्या कहलाता? उदारवाद। इस युग में उदारवादी भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। इन्होंने संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार की समक्ष रखा। अपनी मांगों को इन्होंने प्रार्थनाओं, स्मृति पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने रखने का प्रस्तुत किया। अब देखिए इस युग के अंदर क्या हुआ। जो ये उदारवादी जो लोग थे इन्होंने क्या किया, अपनी जो मांग थी उनको संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने इन्होंने क्या किया, रखा है। अपनी प्रार्थनाएं दी हैं, स्मृति पत्र दिए हैं और उनके माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया है। उनका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीयों को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना था। जो भारतीय हैं उनको किससे जोड़ना था? राष्ट्रवादी जो धारा है उससे उनको जोड़ना है। वे भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित कर जन जागृति लाना चाहते थे। उनका मानना था बेटा कि भारत एवं ब्रिटिश दोनों देशों पर भारतीय जनता की मांग न्याय संगत बताकर उन्होंने ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति प्राप्त कर सके। यानी कि जो भारतीय जो लोग हैं, भारत और ब्रिटिश दोनों स्थानों पर भारतीय जनता की मांगों को न्याय संगत बताकर, कैसी बताकर? न्याय संगत बताकर, और वो किसकी सहानुभूति ले सकें? ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति ले सकें, उन्हें न्याय प्राप्त हो सके। इस संबंध में कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि मंडल कहाँ भेजे? ब्रिटेन भेजे। अपने प्रतिनिधि मंडल है उनको कहाँ भेजा बेटा? ब्रिटेन भेजा। और ब्रिटेन भेजे और इन प्रतिनिधि मंडलों ने ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जनता को भारतीय मांगों के बारे में, इनके बारे में, भारतीय मांगों के औचित्य के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया? भारतीय मांगों के औचित्य के बारे में इनको बताया। किसको? ब्रिटिश जनता को, ब्रिटिश संसद को भारतीय मांगों का जो औचित्य है उसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 6 के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं उदारवादी युग के बारे में पढ़ रहे हैं। इस काल में सरकार से विरोध करने की नीति अपनाई। देखिए इस काल के अंदर कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने सरकार से विरोध करने की नीति नहीं अपनाई। जो विरोध करने की नीति थी उसको नहीं अपनाया। इस समय उदारवादी नेताओं का मानना था कि अंग्रेजी सरकार से सीधा संघर्ष करना अभी व्यवहारिक नहीं है। यानी कि अंग्रेजी सरकार है उससे सीधा संघर्ष नहीं करना चाहिए। प्रमुख उदारवादी नेताओं के अंदर बात की जाए बेटा तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश बाछा आदि प्रमुख थे। उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की, भारतीय जनता में आर्थिक चेतना जागृत की और भारतीय जो जनता है उसके अंदर आर्थिक चेतना को भी इन्होंने जागृत किया। कृषि, व्यापार, उद्योग आदि क्षेत्र में अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को उजागर किया। जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो किए जा रहा है आर्थिक शोषण है उसको भी क्या किया? उजागर किया। भारत के आर्थिक पिछड़ेपन एवं गरीबी के कारण अंग्रेज़ों के द्वारा आर्थिक शोषण करना बताया गया कि हमारा जो देश है वो क्या है बेटा?
कि आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है और गरीबी, इसके पीछे जो कारण है वो क्या है? अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारत का आर्थिक शोषण किया जा रहा है वो इसको महत्वपूर्ण कारण है। उदारवादियों ने मांग की कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति इंग्लैंड के हितों के आधार पर नहीं बननी चाहिए। जो नीतियाँ बना रहे हैं, कौन सी बना रहे हैं? राष्ट्रीय आर्थिक नीति बना रहे हैं, वो इंग्लैंड के आधार पर मत बनाइए, उसको भारत के हितों के आधार पर बननी चाहिए। आप जो नीतियाँ बना रहे हैं वो इंग्लैंड के आधार पर बना रहे हैं, उनको इंग्लैंड के आधार पर नहीं बनाकर आप उनको किसके आधार पर बनाइए? भारतीय आधार पर बननी चाहिए। इन्होंने अब देखिए, इन्होंने अपनी मांगें रखी, ठीक है, भारत के हितों के आधार पर बननी चाहिए। अब इन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्य एवं आर्थिक नीति के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा कर दिया और भारत का आधुनिक ढंग से औद्योगिकीकरण तथा भारतीय उद्योगों का संरक्षण करना है। भू राजस्व को क्या करना है? कम करना है। क्या करना है? भू राजस्व को कम करना है। ये बेटा ये तस्वीर है जो दादाभाई नौरोजी की है, इनके बगल में जो तस्वीर है फिरोज शाह मेहता की है। तो इन्होंने क्या किया है? भारतीय उद्योगों को संरक्षण, भू राजस्व को क्या करना है? कम करना है। भारतीय उद्योगों को आप क्या दीजिए? संरक्षण दीजिए। भू राजस्व को आप क्या कीजिए? कम करिए। सिंचाई की सुविधाओं का प्रसार करने की मांग की। औद्योगिक प्रदर्शनियाँ लगाना कांग्रेस के कार्यक्रम का एक भाग बन गया। यानी कि औद्योगिक जो प्रदर्शनियाँ उनको लगाना कांग्रेस के कार्यक्रम का क्या बनता हुआ चला गया? भाग बनता हुआ चला गया। उदारवादियों की ने प्रशासनिक सुधार से संबंधित कई मांगें रखी। इन मांगों में लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति, लोक सेवाओं में भारतीयकरण करना, कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण करना। अब इन्होंने क्या अपनी मांग रखी है? लोक सेवा में भारतीयों की क्या करनी है? नियुक्ति करनी है, ठीक है। लोक सेवाओं का भारतीयकरण करना है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के जो कार्य उनका पृथक्करण करना है। शस्त्र कानून को हटाना है। सेना संबंधी खर्चों में कमी लानी है, ठीक है। इस काल में उदारवादी संवैधानिक तरीके से विधायी परिषदों में सुधार के लिए मांग उठाते रहे। क्या उठाते रहे? मांग उठाते रहे। यानी संवैधानिक तरीके से उदारवादी जो लोग हैं वो संवैधानिक तरीके से विधान परिषदों में सुधार के लिए क्या उठाते रहे? मांग उठाते रहे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में एक अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया? एक अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतीय विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र एवं प्रांतीय विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई? वृद्धि गई। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई। कैसी व्यवस्था की गई? अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली होती है उसकी व्यवस्था की गई। सदस्यों को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का क्या दे दिया गया? अधिकार दे दिया गया कि आप प्रश्न भी पूछ सकते हो, बजट पे क्या कर सकते हो? बहस भी कर सकते हो। भारतीय 1892 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अधिक अधिकार दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा हम 1892 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं हैं, आप हमारी मांगों को अधिक मांग उठाने और अपनी मांगें अधिक उठाएं। उदारवादी भाषण की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या थे? प्रयत्नशील रहे। इस काल में कांग्रेस को अधिक सफलता नहीं मिली, फिर भी उन्होंने भारतीयों को, किनको बेटा? भारतीय को सामान्य राजनीति एवं आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों के प्रति क्या कर जागरूक किया। यानी सामान्य राजनीति और आर्थिक एवं सांस्कृतिक हितों के लिए क्या किया है? जागृत किया है, ठीक है। जनता को राजनीतिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया है, ठीक है। और जनतंत्र नागरिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवादी विचारों को जनता तक पहुंचाया। अब देखिए ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रतिनिधि 1886 ईस्वी में वायसराय डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए कलकत्ता में एक स्वागत समारोह किया।
1888 में कांग्रेस के स्वरूप में बदलने से ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के प्रति क्या हो गई है, शंकालु हो गई। क्या हो गई, शंकालु। डफरिन ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस को भारतीय जनता का सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताया। उसने कहा कि ये जो कांग्रेस है वो भारतीय जनता के एक छोटे से भाग का क्या कर रही है, प्रतिनिधि कर रही है। ठीक है। कर्जन ने कांग्रेस को समाप्त करना चाहता था। जो कांग्रेस है वो कर्जन है वो कांग्रेस को बिल्कुल ही समाप्त करना चाहता है, वो समाप्त करने के पक्ष में था। 1900 में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को एक पत्र लिखा। क्या लिखा, सचिव को लिखा कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा रही है। क्या लिखा बेटा उसने, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। लॉर्ड देखिए, लॉर्ड जो कर्जन है कांग्रेस को समाप्त करना चाहता था। 1900 में लॉर्ड कर्जन ने भारत जो सचिव है उनको एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा उन्होंने, पत्र में लिखा कि ये कांग्रेस धीरे धीरे क्या है, सचिव को लिखा कि कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आशंका है कि मैं शांतिपूर्ण मृत्यु में इसका क्या बनूं, सहायक बनूं। ठीक है बेटा। राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में भारतीयों की बढ़ती हुई एकता की भावना ने ब्रिटिश सरकार में क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार को चिंतित होने लगी। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया। इनके द्वारा एक नीति अपनाई गई, वो नीति थी फूट डालो राज करो की नीति। सर सैयद अहमद खां अन्य ब्रिटिश समर्थकों ने कांग्रेस विरोधी आंदोलन और फूट डालो राज करो का अनुसरण किया। सर सैयद अहमद खां व अन्य समर्थकों को कांग्रेस विरोधी आंदोलन प्रारंभ करने, देखिए आगे देखिए, कांग्रेस विरोधी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कांग्रेस विरोधी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हिंदुओं एवं मुस्लिमों के बीच में फूट डालने का प्रयास किया गया। सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की नामक एक संगठन के माध्यम से कांग्रेस विरोधी लोगों को एक मंच पर लाकर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में खड़ा कर दिया। किसके पक्ष में खड़ा कर दिया, इनके पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। किनके पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कांग्रेस के विरोधी लोगों के एक मंच पर लाकर इनको क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर पढ़ने बेटा बंगाल विभाजन। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 1905 में क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। बेटा ये बंगाल का विभाजन जो हुआ है 1905 में हुआ। ठीक है। उस समय वर्तमान में के पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्र सीमित था। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,89,000 वर्ग किलोमीटर था और 8 करोड़ की जनसंख्या इसके अंदर निवास करती थी। क्षेत्र 1,89,000 वर्ग किलोमीटर था और जनसंख्या निवास कर रही है 8 करोड़ की। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बड़ा प्रांत बताते हुए प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 2 भागों में किए जाने की आवश्यकता बताई। उस समय बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ था, क्योंकि उस समय जो बंगाल था वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक तरीके से देखा जाए बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का एक केंद्र बना हुआ था। अंग्रेज बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे और ये चाहते थे कि बंगाल के अंदर जो राष्ट्रवाद बढ़ता हुआ जा रहा है इस राष्ट्रवाद को कैसे रोका जाए। बंगाल संपूर्ण देश के राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा था। साम्राज्यवादी कर्जन ने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति को अपनाते हुए हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर देखिए साम्राज्यवादी जो लॉर्ड कर्जन था इसने क्या किया, एक नीति अपनाई जिसका नाम था फूट डालो राज करो की नीति, और इस नीति का अपनाते हुए उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया। उसने मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल को हिंदू बहुल बंगाल से पृथक कर दिया और भारत सरकार के सचिव रिस्ले ने लिखा था
एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों में की दिशाएं अलग अलग होंगी। सरकार ने अपनी बंगभंग योजना 19 जुलाई 1905 को आम जन के समक्ष प्रस्तुत कर दी और आम जन के समक्ष में क्या किया, इस योजना को अपनी को प्रस्तुत कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 को योजना लागू कर दी गई। मुस्लिम बहुल ढाका, चटगांव, राजशाही डिवीजनों को बंगाल से पृथक कर दिया गया। असम का साथ मिलाकर नए प्रांत पूर्व बंगाल बनाया गया। इस प्रकार मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल का क्षेत्र का गठन किया गया। इसकी राजधानी ढाका रखी गई। शेष हिंदू बहुल हिस्सा बंगाल बना रहा और शेष हिंदू बहुल जो हिस्सा था वो बंगाल बना रहा एवं इसकी राजधानी क्या कर दी गई, कलकत्ता कर दी गई। और इसकी राजधानी जो बनाई गई वो क्या बनाई गई बेटा, कलकत्ता बनाई गई। बंगभंग विरोधी आंदोलन, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विरोधी आंदोलन प्रारंभ हो गया है। इस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में विभाजन के विरुद्ध एक विशाल जनसभा हुई। इस जनसभा में बंग विभाजन के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया। बंग विभाजन के विरुद्ध तब तक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया जब तक बंग की योजना को रद्द नहीं किया जा सकता। जब तक बंगाल विभाजन की योजना को रद्द नहीं किया जाएगा जब तक ये आंदोलन चलाया गया। 28 सितंबर 1905 को कलकत्ता के प्रसिद्ध कालीघाट मंदिर में पर 50,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। विराट पूजा के बाद मंदिर के पुरोहितों ने आह्वान किया कि सब देवताओं से पहले मातृभूमि की पूजा करो। यानी सारे देवताओं से पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, मातृभूमि। संकीर्णता, सारे धार्मिक मतभेदों और कटुता एवं स्वार्थ परकता को छोड़ दो। सब लोग मातृभूमि की सेवा करने की सौगंध लो और कष्टों को दूर करने में अपना जीवन लगा दो। जो कष्ट हैं उनको दूर करने में क्या लगा दो, अपना संपूर्ण जीवन है उसको लगा दो। आगे देखिए, मंदिर में एकत्र लोगों ने जहाँ तक हो सके विदेशी वस्तुओं का क्या कर दिया, बहिष्कार करने की प्रतिज्ञा। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया है और इस दिन पूरे बंगाल में क्या मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे। कलकत्ता में इस दिन हड़ताल रखी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। और क्या आह्वान किया, 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। लोगों ने सड़कों पर वंदे मातरम के गीत गाते हुए प्रभात फेरियां निकाली हैं। लोग नंगे पैर गंगा में स्नान करने पहुंच गए हैं और बंगाल की एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे की कलाई पर क्या बांधी है, राखी बांधी है। दोपहर में आनंद मोहन बोस ने 50,000 लोगों की सभा की अध्यक्षता करते हुए लोगों को क्या किया है, संबोधित किया है। लोगों को क्या किया है, संबोधित किया है। और जुलूस में रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमरा सोनार बांग्ला बड़े जोश से गाया है था। यह गीत बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। क्या बन गया, राष्ट्रीय गीत बन गया। अब बेटा ये गीत जो था वो बंगाल का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। आंदोलनकारियों ने बंगाल के गांव शहरों में सभाएं आयोजित कर बंगभंग की योजना का विरोध किया और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। मोचियों और धोबियों ने विदेशी माल के बहिष्कार का मार्ग अपनाया। मेमन सिंह तथा फरीदपुर के मोचियों ने तो अंग्रेज़ों के जूतों की मरम्मत न करने का फैसला लिया। धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से इनकार कर दिया। बारिश साल में उड़िया रसोइयों ने सभा कर घोषणा की विदेशी माल का उपयोग न करने वाले मालिकों के पास ही काम विदेशी माल की
उपयोग करने वाले मालिकों के पास काम नहीं करेंगे। कई विद्यार्थियों ने परीक्षा देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर जो उत्तर पुस्तिका थी उनके अंदर जो कागज प्रयुक्त किया जा रहा था वो क्या था बेटा, विदेशी था, इसलिए पेपर देने से ही मना कर दिया। विद्यार्थियों ने विदेशी माल, विद्यार्थी जो हैं उन्होंने विदेशी माल, विद्यार्थियों ने विदेशी माल बेचने वाले दुकानों पर धरना दिया। विद्यार्थियों के समूह पर बाजार में विद्यार्थियों के समूह बाजार में घूम कर लोगों को विदेशी माल न खरीदने का अनुरोध करने लगे। अंततः 1911 में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया बेटा, रद्द कर दिया गया। अब आपका रह जाता गर्मपंथ। अब गर्मपंथ के बारे में बेटा हम जो है देखते हैं, गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस के नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों में 1905 से 1907 के बीच में क्या रहा, मतभेद है। गर्मपंथी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित न रखकर इसे अन्य भागों में पहुंचाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। जो गर्मपंथी हैं वो इसको पूरे बंगाल तक नहीं, पूरे बंगाल के अलावा अन्य जगह पर भी पहुंचाना चाहते हैं, नहीं रखकर भारत के न रखकर इसे देश के अन्य भागों में भी पहुंचाना चाहते हैं। जबकि नरमपंथी हैं वो इसको कहाँ तक सीमित रखना चाहते हैं, बंगाल तक करना चाहते हैं। 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर क्या हुआ, विवाद हो गया। क्या हो गया बेटा, विवाद हो गया। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। गर्मपंथी लाला बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि चुने कौन गए, दादा भाई नौरोजी चुन लिए जाने से विवाद उस समय समाप्त हो गया। बनाना चाहते थे, दादा भाई के अध्यक्ष चुन लिए जाने से यह विवाद उस समय समाप्त हो गया। गर्मपंथियों के प्रयास से कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, विदेशी शिक्षा और स्वशासन संबंधित 4 प्रस्ताव पारित कर दिए। स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन, इन 4 प्रस्तावों को क्या किया, पारित किया। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन क्या। भंग को लेकर हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहिष्कार एवं स्वदेशी भारतीयों के लिए विदेशी साम्राज्य के विरुद्ध शक्तिशाली हथियार बन गए। बम्बई, मद्रास और उत्तर भारत में अपने स्वदेशी अपनाने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के लिए आंदोलन हुए। स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक स्वयंसेवी संगठन एवं जन समितियों का गठन किया गया। विदेशी कपड़े, चीनी, नमक आदि का बहिष्कार किया गया। विदेशी माल की दुकानों पर धरना दिया गया। किन पर धरना दिया गया, विदेशी माल की दुकानों के मालिकों का बहिष्कार किया गया। आगे देखिए, विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। किन की होली जलाई गई, स्वदेशी आंदोलन में विदेशी कपड़ों की क्या की गई, होली जलाई गई। विदेशी वस्तुओं को जो खरीदने वाले थे, जो विदेशी वस्तुओं को खरीदने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार करते हुए, किसको करते हुए, सामाजिक बहिष्कार करते हुए उनके साथ खान पान न रखें, ना ही उनका कोई काम न करे, लोगों को सरकारी अवैतनिक पदों से इस्तीफा देने तथा कौंसिलों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। जनसभाओं में आंदोलन को स्वदेशी अर्थात भारतीय वस्तुओं के उपयोग के लिए शपथ दिलाई गई।
1906 ईस्वी तक स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही देश के विभिन्न भागों में फैल गया। बम्बई प्रेसिडेंसी का नेतृत्व मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक एवं SS परांजपे ने किया। पंजाब में जयपाल गंगाराम, आर्य समाज के चंद्रिका दत्त, मुंशी राम, जो बाद में स्वामी सदानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, आदि ने नेतृत्व किया। मद्रास प्रेसिडेंसी का नेतृत्व है सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चालू, टी नायर जैसे प्रमुख नेताओं के द्वारा किया गया। इनके द्वारा किया गया, ये जो प्रमुख नेता थे इनके द्वारा किया गया। स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता आत्मनिर्भरता थी। क्या थी? आत्मनिर्भर, कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। इस आर्थिक क्षेत्र में देसी उद्योगों को बढ़ावा मिला, अनेक कपड़ा मिले, हैंडलूम उद्योग, राष्ट्रीय बैंक, बीमा कंपनियों की स्थापना हुई। PC राय ने बंगाल में केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन में रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में 1905 में बनारस में हुआ। इस वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी माल की खपत में क्या आ गई? कमी आ गई। जो विदेशी माल था उसके अंदर क्या आ गई? खपत आती हुई चली गई। राष्ट्रवादी साहित्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। अब देखिए, राष्ट्रवादी साहित्य का विकास हो रहा है, पत्रकारिता का विकास हो रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, D.L. रॉय आदि ने देशभक्ति गीत लिखकर राष्ट्रीयता की भावना को विकास किया। इस आंदोलन में राष्ट्रीय शिक्षा का नारा दिया गया। बंगाल के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया। इसके प्राचार्य जो थे अरविंद घोष बने। राष्ट्रीय साहित्यिक वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। युवाओं एवं महिलाओं ने इस आंदोलन में अपना क्या किया? महत्वपूर्ण योगदान। युवा और महिला, इनके द्वारा क्या किया गया? महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। अब आगे देखिए, महिलाओं की सक्रियता के साथ सक्रियता के साथ जुलूसों में, धरनों में सम्मिलित हुई। वाजिद हुसैन, अब्दुल गफूर, लियाकत हुसैन आदि कई मुस्लिम नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन के समय सामाजिक उत्थान के लिए कार्य किए। अश्वनी कुमार दत्त ने अपनी संस्था स्वदेशी बांधव समिति द्वारा 22 साल के गांव के उत्थान का कार्यक्रम चलाया। छुआछूत, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए जनता को जागृत किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज सरकार चिंतित हो रही थी और अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों को खड़ा करने का एक प्रयास किया। अलीगढ़ कॉलेज के प्राचार्य आर्चबाल्ड एवं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ के प्रयासों से आगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, ठीक है, लॉर्ड मिंटो से मिला। उसके पश्चात में प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला। इन्होंने अपनी मांगे रखी। क्या रखी बेटा? अपनी मांगे रखी। मांगों को प्रतिनिधि संस्थाओं में मुस्लिमों की राजनीतिक महत्व, साम्राज्य की रक्षा तथा उनकी देन के अनुरूप उनका स्थान होना चाहिए, न कि समाज की जनसंख्या के आधार पर। विधान परिषदों में के लिए मुस्लिम निर्वाचक मंडलों की स्थापित किए जाए। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडलों के आवेदन की सराहना करते हुए उनकी मांगों को उचित बताया और इन्हें यथासंभव स्वीकार करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद सलील मुल्ला खान ने मुस्लिमों के एक संगठन का निर्माण की पहल की। उन्होंने कहा, सलील मुल्ला खान ने मुस्लिमों का एक संगठन होना चाहिए, उसके निर्माण की क्या की है? पहल की है। मुस्लिम लीग की स्थापना। अब बेटा हम क्या पढ़ेंगे? मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी
हम जो पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 की इतिहास की किताब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, क्योंकि आपकी जो बुक्स पढ़ रही है, क्योंकि आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी हैं कक्षा 12 के। 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान ने ढाका में मुस्लिमों की एक सभा में मुस्लिम लीग का गठन किया। क्या किया? मुस्लिम लीग का एक गठन किया। मुस्लिम लीग का जब गठन किया तो इस सभा में मुस्लिमों लोगों का गठन नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना, मुसलमानों के लिए सुविधाएं प्राप्त करना था। यह कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना चाहती थी। मुस्लिम लीग ने 1905 में बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बंगभंग विरोधी एवं बहिष्कार आंदोलन का भी इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। तो बेटा आज जो हमने पढ़ा, वो जो टॉपिक जो हमने पढ़ा था, उस टॉपिक का जो नाम था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और उस टॉपिक का नाम था 1885 से लेकर 1907 तक की कार्य प्रणाली। ठीक है, और कल हम जिस टॉपिक को लेके चलेंगे उस टॉपिक का जो नाम है वो है राजनीतिक आंदोलन 1907 से लेकर 1919 तक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में और एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए बस बेटा इतना ही। आज हम पढ़ रहे थे 1885 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक की कार्य प्रणाली। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे से ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से और इनका फ़ायदा